हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 12 मॉडल शीट 2024-25 के ग्रुप बी सी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो आखिरी जो 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है उनको आज हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे और इनको ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आप लोगों से बातचीत करेंगे लगातार 1 फरवरी से लेकर आपके एग्ज़ाम तक कौन कौन से एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आने वाला है। जो संभावित क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करेंगे और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाला है उनको आपको अगेन आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करके आपके सामने में इनको रखेंगे। ठीक है, तो अभी के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे और बातचीत करेंगे वो होगा मॉडल सेट 2024-25 के जो मॉडल सेट हमारे जैकबोर्ड ने जो दिया है उनको इनके ग्रुप डी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते हैं या तो फिर आपके पास तो इनके नोट्स मिल ही गए हो। सवाल आपको दिया गया है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर क्या होता है, इसके संदर्भ में अस्थायी फसल का इनके बारे में बातचीत करने के है ना। क्या है, पहले सबसे पहले आपको किस पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर, यहाँ पर जो ट्रैफिक लेवल के बारे में बात किया गया उनके बारे में। तो क्या कहते हैं, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, कहते हैं किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तर को, कहते हैं किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तर को कहा जाता है पोषी स्तर। हमने कहा आपको कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि पोषी स्तर क्या है, ट्रैफिक लेवल क्या है, क्या बोले किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न स्तर को, विभिन्न लेयर को क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, कहते हैं किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित आहार श्रृंखला के, मतलब उसमें प्रत्येक स्तर को, जितने भी किसी पारिस्थितिकी में जो आपका प्रत्येक लेवल मिलेगा खाद्य श्रृंखला के अंदर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करेंगे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र है यहाँ पर जिसमें हम बात किए ग्रीन ग्रास इकोसिस्टम का, हरी घास पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, तो यहाँ पर दिया गया। देखिए, प्रथम जो लेवल होगा सबसे पहले T1 जिसे बोले कि ग्रीन ग्रास, जिससे हम लोग हरी घास कहते हैं। इस हरी घास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाएंगे, फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाएंगे, स्नेक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रीन ग्रास जो हो गया ये प्रथम पोषी स्तर हो गया, ग्रास हॉपर क्या द्वितीय, फ्रॉग हो गया तृतीय, और ये जो स्नेक है ये क्या होगा, चतुर्थ, मतलब ये T4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक एक करके जो लेवल दिखा गया है, तो ग्रीन ग्रास हो गया T1, ग्रास हॉपर हो गया T2, ग्रास ये जो फ्रॉग है फ्रॉग को T3, और स्नेक को क्या बोले, चतुर्थ पोषण जिसे हम लोग T4 कहते हैं। तो यहाँ पर आपको हम बोले कि उदाहरण के तौर पर एक हरी घास पारिस्थितिकी तंत्र में घास प्रथम पोषी स्तर है, टिड्ढा द्वितीय पोषी स्तर है, मेंढक तृतीय पोषी स्तर, और सांप चतुर्थ पोषी स्तर। ठीक है, चलिए अब इसी में जुड़ा हुआ क्या सवाल क्या था, इन्होंने स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में, अस्थायी फसल के बारे में क्या है बोला था ना। तो आप इसे प्रश्न बोल सकते हैं, किसी विशेष समय पर प्रत्येक कोषीय स्तर में उपस्थित जैवभार को हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी फसल। हमने कहा आपको किसी भी विशेष समय पर प्रत्येक कोषीय स्तर में जो उपस्थित जैवभार को जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल और दिया गया है, क्योंकि तोड़ के इसमें दिया गया है क्वेश्चन ना। अब अगला सवाल कहता है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पहले पोषण स्तर की भूमिका को समझाइए। अब यहां पर आप समझिए क्या बोल रहे हैं, इनका जो प्रथम पोषी स्तर है वो ग्रीन ग्रास है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हरे पेड़ पौधे। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रथम पोषण जिसे हम लोग ग्रीन ग्रास कहते हैं, इनके अंतर्गत में पेड़ पौधे सभी आएंगे। तो आपको बता दें ये पेड़ पौधे जो है जिसे हम लोग कहते हैं उत्पादक, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। और ये प्रोड्यूसर के वजह से ही किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला प्रारंभ होती है। यदि ये जो प्रथम पोषी स्तर है, मतलब ग्रीन प्लांट यानी पेड़ पौधे हैं, अगर ये पेड़ पौधे यदि नष्ट हो जाएंगे तो जितने भी इस पे डिपेंड करने वाले आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर है, जैसे यहाँ पर ये ग्रास हॉपर, फिर ये फ्रॉग, फिर स्नेक, एक दूसरे के जो चैन से जो जुड़ा हुआ है, ये सारे चैन जो श्रृंखला वो टूट जाएंगे और ये पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं वो सब के सब समाप्त हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हम आपको ये कह सकते हैं
कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ये जो प्रथम कोशीय स्तर जो पेड़ पौधे हैं ये उत्पादक के रूप में काम करती है, और उत्पादक यदि समाप्त हो जाए तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपको इनका भी डिस्कस करते हैं। वही चीज हम यहां पर बोल दिया आपको, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रथम कोशीय स्तर के अंतर्गत पौधे आते हैं जो सपोषी होते हैं, और ये हरे पौधे आहार श्रृंखला निर्माण के आधार पर माने जाते हैं जो उत्पादक प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करती है। इसके बिना किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण संभव नहीं है। चलिए अब आगे, इसमें सी में क्या दिया क्वेश्चन आपको, कह रहा है, कहते हैं कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में ड्यूट्रियस फूड चेन या मलबा खाद्य श्रृंखला, जिससे हम लोग अपरत, ये एग्जांपल में ये रहता है आमतौर पे लिखा हुआ, तो इस बार ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में ड्यूट्रियस फूड चेन या अपरत खाद्य श्रृंखला या चराई खाद्य श्रृंखला से कैसे जुड़ी हुई है, यही कह रहा है ना, तब जान लीजिए। कहता है ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसमें मृत पदार्थों से प्रारंभ होके, कहते हैं कि ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसमें मृत, जैसे कोई भी परिस्थिति तंत्र में जब कोई जीव जंतु मर जाते हैं पर्यावरण, जैसे मान लीजिए शेर जंगल में वो मरेंगे, अब उसके साथ की जो वहां से जो प्रारंभ होगा, क्या कह रहे हैं आपको कि ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसमें मृत पदार्थों से प्रारंभ होकर अपराधारियों के माध्यम से परभक्षी तक पहुंचती है, तो ऐसे खाद्य श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, अपरत खाद्य श्रृंखला। और उसी में कहते हैं अपरत खाद्य श्रृंखला और चराई खाद्य श्रृंखला जो कहते हैं, उनको कई तरीके से आपस में जुड़ी हुई है। वो क्या है, अपरत खाद्य श्रृंखला चारागाह खाद्य श्रृंखला से शुरू होती है। आगे अपरत जीव मृत चरने वाले खाद्य श्रृंखला जीवों को खाते हैं। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, 44 में आपको पूछा गया है कि कपास में जो बॉल होते हैं, उस जिसे रुई बनते हैं, कॉटन बनते हैं, उस कपास बॉल को खाने वाले जो कृमि होते हैं, उस कृमि को मारने के लिए किस जीन का उपयोग किया जाता है ना, तो उसके लिए जो उपयोग करने वाले जो जीन है वो है क्राय फर्स्ट एसी, और दूसरा क्या बोलो, क्राय सेकेंड एबी। ये दोनों जीन का उपयोग किया जाता है कपास के पौधे में प्लांट करके, और वो फिर पौधा जो होगा उनमें जब बॉल को खाने के लिए जब कीट पतंग आएंगे तो उसको नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो नियंत्रण क्या है, इन्हीं के द्वारा। ठीक है, 44 नंबर बी। अब इसका जो क्वेश्चन है एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये आपका हो गया था, ये क्वेश्चन बचाने के लिए डाला जाता है। अब आगे कह रहा है आपको क्या कि एक कोशिकीय सुरक्षा विधि बताए जो सभी यूकेरियोटिक जीवों में कार्य करता है। ये पूछ रहा है कि एक कोशिकीय सुरक्षा विधि बताए जो सभी यूकेरियोटिक जीवों में कार्य करता है ना। तो और इसी के साथ और क्वेश्चन इसको हम देख लेते हैं, फिर वहां पर हम लोग आंसर करेंगे। आगे कह रहा है क्या, यूकेरियोटिक जीवों में आरएनए हस्तक्षेपण की प्रक्रिया का महत्व क्या है। फिर इसी में इसी अगला क्वेश्चन कर रहा है, उस रासायनिक परिवर्तन का उल्लेख करें जो प्रोसुलिन में होता है ताकि वह परिपक्व इंसुलिन के रूप में कार्य कर सके। आगे इसी में दिया है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में मैसेंजर आरएनए की शांति में ट्रांसपोर्टेशन की भूमिका को बताया। चलिए अब हम यहां से थोड़ा सा बैक होते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर पे पहुंचते हैं। तो इनके जो बी नंबर है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए इंटरफेरेंस, जिसे हम लोग कहते हैं आरएनए हस्तक्षेपण। ठीक है, आगे जो आपसे पूछा गया था कि आरएनए इंटरफेरेंस का जो उपयोग होता है वो प्रोटोजोआ संक्रमण को रोकने की कीट प्रतिरोधी पौधे का निर्माण करने तथा आरएनए जो वायरस संक्रमित होगा जिससे आरएनए का जो उपयोग होता है वायरस संक्रमण से लड़ने में भी इसका मदद किया जाता है। ठीक है, अब आगे जो आपसे पूछा गया था प्रो इंसुलिन को कैसे, मतलब इंसुलिन को उनमें मदद करते हैं वो चीजें कहते हैं कि प्रो इंसुलिन को परिपक्व इंसुलिन बनने के लिए जो रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है वो सी पेप्टाइड है। वो कौन है, सी पेप्टाइड को हटाना पड़ता है। आगे कहता है कि सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड श्रृंखला है जो इसे पूर्णतः क्रियात्मक होने से रोकती है। सी पेप्टाइड को अग्नाशय के आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस के कोशिकाओं से
यह कोशिकाओं में प्रोइंसुलिन से एंजाइम द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, अब आगे उसमें जो ई नंबर क्वेश्चन दिया गया था ट्रांसपोसॉन्स का, कहते हैं कि ट्रांसपोसॉन्स जिसे जंपिंग जीन भी कहते हैं, ये एक पूरक डबल स्ट्रैंड आरएनए अणु मैसेंजर आरएनए से जुड़ता है और इसके ट्रांसलेशन को रोकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 45 में क्या कहा गया है कि आपसे पूछा गया है सवाल में किसी भी पौधे की कोशिकाओं से डीएनए अलग करने के लिए कौन सी मुख्य तकनीक और उपकरण का उपयोग करते हैं। देखिए इन सब में जब भी आप जवाब दें, जरूरी नहीं है कि वो लंबा चौड़ा जवाब देना है, आप इसे शब्दों में आंसर दे। देखिए यहाँ पर 5 को दिया हुआ है ABCD, तो आप एक एक करके एक एक लाइनिंग के उनसे जो जुड़ी सवाल उस तरह से आंसर देंगे, उसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और ये जो आप देख रहे क्वेश्चन तोड़ तोड़ के जो आपको दिया गया, इसमें हैरान करने वाली बात नहीं है। देखिए अगर ये पैटर्न अगर चेंज कर रहा है, बदल रहा है तो अच्छी बात है। इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन टर्म में तोड़ के, लॉन्ग क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन से कहीं ज्यादा ये आसान है, लेकिन आपको अभी फिलहाल लग रहा है, लेकिन ध्यान में रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जब, तो एक टर्म लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ही आएगा, और इस तरह से तोड़ा हुआ जो है बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए कोई कुछ आपको गया, किसी भी पौधे की कोशिकाओं से डीएनए अलग करने के लिए कौन सी तकनीक और उपकरण के प्रयोग किए जाते हैं। तो कहते हैं क्या इस तकनीक में, कहते हैं पौधे की कोशिकाओं से डीएनए को अलग करने की मुख्य तकनीक जो होता है उसे कहता है सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, तथा इसमें उपयोग किए जाने वाले उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज। क्या कहते हैं इसे, सेंट्रीफ्यूज। आगे बी नंबर में कहता है क्या, वह कोशिका जो पुनः संयोजन जीन प्राप्त करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, या तो उसी को हम लोग जीएमओ। तो आपसे दूसरा जो सवाल दिया गया है, आपसे सवाल दिया गया है बी नंबर में कि उस कोशिका को क्या कहा जाता है जो पुनः संयोजित जीन से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल, है ना, उसे हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल। अब आगे इसमें सवाल दिया गया है सी नंबर में, प्रवर्धन या आनुवंशिक इंजीनियरिंग में थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप इसे इसका बी नंबर का आंसर है, वह कोशिका जो पुनः संयोजित जीन प्राप्त करती है उसे हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल या आनुवंशिक मौजूद कोशिका कहते हैं। 80 नंबर में कहता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग और डीएनए प्रवर्धन में थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में प्रयुक्त उस तापमान को सहन करने की क्षमता होती है, यह सहन कर सकते हैं। आगे फिर जो उसी से जुड़ी सवाल दिया गया है, क्या सवाल दिया गया है इसी में से, कहते हैं क्या विभिन्न आनुवंशिक प्रयोगों के लिए, ये नहीं है, कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए थर्मस एक्वेटिक से डीएनए पॉलीमरेज के चयन का कारण बताइए। फिर इसी में और क्वेश्चन भी दिया है, विभिन्न आनुवंशिक प्रयोगों के लिए रिपीटेटिव यानी सैटेलाइट डीएनए को थोक जीनोमिक डीएनए से कैसे अलग किया जाता है। आप इसे आपसे पूछा गया बी नंबर में, तो क्या कहते हैं, तो थर्मस एक्वाटिकस एक थर्मोफिलिकल जीवाणु है, फिलिक जीवाणु है जिससे प्राप्त डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग पीसीआर में किया जाता है, क्योंकि यह थर्मोस्टेबल होता है, अर्थात यह उस तापमान पर भी सक्रिय रहता है, मतलब वो काम कर पाते हैं। आपको ई नंबर में जो पूछा गया, कहता है कि घनत्व प्रवणता जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग करके रिपीटेटिव सैटेलाइट डीएनए यानी पुनरावृत्ति सैटेलाइट डीएनए को थोक जीनोमिक डीएनए से अलग किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 46, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि मैक्रोस्पोरेंजियम का जो है टीएस बनाने के लिए ट्रांसफर सेक्शन, आपको बोले थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी का नामांकित चित्र बनाइए, मतलब इसका अनुप्रस्थ काट का, तो ये चित्र उसमें दिया गया है, इसमें नामांकित करना था, नाम देना था। इसमें आपको बताया कि इनके सबसे बाहर वाले जो लेयर होते हैं उसे एपिडर्मिस कहते हैं ना, इसके
इसके बाद वाले जो लेयर होता है उसे हम लोग कहते हैं एंडोथीसिया। उसके बाद जो होगा उसे हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर, और सबसे अंतर लेयर उसे हम लोग क्या कहते हैं टेपेटम, ठीक है। और इसमें जो छोटे छोटे जो सेल दिखाई दे रहा है उसे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, जिसे एमएमसी कहते हैं हम लोग, है ना, माइक्रो मदर सेल। तो ये जो डायग्राम आपको दिया गया है वो उसी का है। अब इनमें इस डायग्राम को बनाना था वो हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ सवाल पूछा गया है, ये टेपेटम का भूमिका पूछ रहे हैं, टेपेटम का काम क्या है, वही चीजें पूछ रहा है। तो कहते हैं टेपेटम की जो विशेषता या कार्य जो है वो इस प्रकार है, क्या क्या, ये पराग कणों के विकास के समय पोषण प्रदान करता है, पराग कणों के विकास के समय पोषण प्रदान करता है। दूसरा, पराग कणों के बाह्य चोल एंजाइम का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा, पराग कणों के जो बाह्य चोल है वो एक रासायनिक पदार्थ की बनी होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्पोरोपोलेनिन, जो बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। आगे तीसरा नंबर में कहते हैं टेपेटम माइक्रोस्पोर टेट्राड को अलग करने के लिए कैलास एंजाइम को, है ना, कैलास एंजाइम को संश्लेषित भी करता है, ठीक है। इसमें सी नंबर में क्वेश्चन में जो दिया गया उनको ये करना है। क्या कहता है इसमें कि परागकण जीवाश्म के रूप में पूछा गया है कि परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं, क्योंकि इनमें एक कठोर बाहरी परत पाई जाती है जिसे एंजाइम कहते हैं, जो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। अब इसी में दूसरा सवाल उसमें दिया गया है, तो कहते हैं क्या इनका उपयोग जो है ना अभी के टाइम में पराग कणों को ना टैबलेट के रूप में खाया जाता है। उसके खाने के पीछे रीजन ये होता है कि पराग कणों में विटामिन भरा हुआ रहता है, खास तौर पे विटामिन बी। तो कहते हैं क्या कि लोग पराग कणों की गोलियां का उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से विटामिन बी पाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है बाबू कि कहते हैं कि स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कहते हैं क्या कि ट्रांसक्रिप्शन जो इकाई है उसी के ये जो डायग्राम दिया गया है उसको बनाने के लिए, ये चीजें आपको क्लास के टाइम में आपको बताए भी थे, है ना। तो ये डायग्राम है, इन डायग्राम को लगभग 5 से 7 बार आप लोग बैठ के बनाइए। ये लोग डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दिया गया और इस तरह से एग्जाम में आ सकता है, इसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें बी नंबर कह रहा है, इसमें जो सवाल दिया है उनका कि ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर जीन, यहां पर जो बात करें प्रमोटर जीन, कहते हैं क्या कि ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर जीन कार्य होता है कि ये डीएनए स्ट्रैंड पर जीन का ट्रांसक्रिप्शन कहां और कब शुरू होने वाला है। तो ये जो शुरू होने की जो क्रिया होगा, ये प्रमोटर, यहाँ प्रमोटर जो यहाँ पर गए इनके जीन के द्वारा यहाँ पर जो जीन होंगे, ठीक है। अब 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक डायग्राम बना हुआ है आप लोगों का। आप ये डायग्राम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जान भी रहे हैं इनको। देखिए ये आपको सवाल दिया गया है, ये डायग्राम है। इसी डायग्राम में देखिए ये आपको जिस समय पॉपुलेशन पढ़ा रहे थे तो उस समय आप लोगों को बताए थे पॉपुलेशन के जो ग्रोथ है ना, एक बताए थे एस आकृति वृद्धि वक्र और दूसरा बताए थे जे आकृति वृद्धि वक्र, है ना। तो उसी पर आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, इसके नाम लिखने के लिए जो जो सवाल दिया गया है उन सवालों का जवाब आप लोगों को देना है और फिर ये आपको खत्म होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो इनको आप अच्छा से कर लीजिएगा सब चीज। तो उसमें से ए नंबर होगा वो थे जे आकृति वृद्धि वक्र, जिसे हम लोग एक्सपोनेंशियल कहते हैं, जिसे आपका आप इसे इस तरह समीकरण के रूप में लिखे थे dn/dt बराबर rn। आगे बी वाला को हम बोलते हैं एस आकृति वृद्धि वक्र, जिसे लॉजिस्टिक कहते हैं, इसे dn/dt बराबर rn, और इसी को हम लोग बोलते हैं k-n/k। तो ये आप लोग उसमें सवाल जो उनका जवाब। आगे उसमें कह रहा है इसमें कि लॉजिस्टिक वाला जो है ये ऐसे वृद्धि वक्र को यथार्थवादी माना है। तो उसका कारण क्या कहते हैं, चूंकि वृद्धि के संसाधन अधिकांश जंतु जनसंख्या के लिए कभी न कभी सीमाकारी बनते हैं, इसलिए लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को अत्यधिक यथार्थवादी माना जाता है। और उसी में से तीसरा में दिया गया आप लोगों को कि इसमें जो है के का अर्थ क्या होता है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं वहन क्षमता, ठीक। चौथा नंबर में बोला है एन वर्तमान में वैष्णव की संख्या को दर्शाता है, उसमें है ना, प्रतिकृत करता है। उसका 55 नंबर में उसमें जो सवाल दिया गया उसी को कहते हैं क्या यदि सभी उत्पादक को हटा दिया जाए तो किसी भी उत्पादक के हटाने के बारे में बात कर रहा है। तो यदि सभी उत्पादक को हटा दिया जाए तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण संभव नहीं होगा, क्योंकि सभी शाकाहारी जीव मर जाएंगे तथा इस पर निर्भर सभी मांसाहारी भी मर जाएंगे, ठीक है। आगे करें, अगर सभी घास खतरनाशक स्तर के जीवों को हटा दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसे शिकारियों और शाकाहारियों पौधों के संख्या में
बदलाव आएगा। सी नंबर का कहता है कि यदि पारिस्थितिकी तंत्र से सभी शिकारी हटा दिए जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन से बाहर हो जाएगा। और इसका कारण ये है कि शीर्ष शिकारी जो सबसे टॉप पे रहेगा, शिकार की आबादी को नियंत्रित करते हैं। चलिए, तो आपके जो इनके लॉन्ग क्वेश्चन के जो ग्रुप डी के थे, इनके कंप्लीट कर दिया आप लोगों का। और अब आप लोगों से हम जो बातचीत करेंगे वो अगले क्लास के जो वीडियो होगा वो आपका केवल ऑब्जेक्टिव का पूरा 25 के 25 क्वेश्चन जो आपको दिया है उसे एक्सप्लेन के साथ आपके साथ आते हैं। चलिए, नमस्कार।